तो फिल्म की शुरुआत एक लड़की से होती है जो अपने घर में किसी चीज से डरकर भाग रही होती है और छुपने की कोशिश कर रही होती है। फिर सीन बदलता है और अब हमें बेनी दिखाया जाता है। बेनी बहुत परेशान लग रहा था, जैसे किसी बड़े सदमे में हो। सुबह होते होते यह बात भी साफ हो जाती है कि वाकई बेनी किसी गहरे सदमे में है, क्योंकि वह अपने दोस्त से कह रहा होता है कि अब वह इन सब चीजों से थक चुका है और थोड़ा ब्रेक लेना चाहता है। उसने प्लान किया था कि वह साइकिल से क्रो वैली जाएगा ताकि दुनिया से दूर कुछ वक्त अपने साथ बिता सके। उसका दोस्त भी उसके इस आइडिया को पसंद करता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि बेनी कुछ सामान लेकर अपनी कार में रवाना हो जाता है। थोड़ी दूर जाकर वह अपनी कार एक जनरल स्टोर के बाहर पार्क करता है और उसमें से अपनी साइकिल निकलता है। फिर वह जनरल स्टोर के अंदर जाता है और कुछ सामान खरीदता है। उसी जनरल स्टोर के अंदर हमें वही लड़की फिर से दिखती है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में डरे हुए देखा था। इस बार वह बेनी को बहुत रहस्यमय तरीके से देख रही थी। जब बेनी बाहर आता है और अपनी पार्क की हुई कार से साइकिल निकालता है तो वही लड़की भी बाहर आ जाती है और एक बार फिर उसे घूरने लगती है। इसके बाद बेनी अपनी यात्रा पर निकल जाता है। बेनी बड़ी तेजी से साइकिल चलाते हुए क्रो वैली की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में उसे एक झरना दिखाई देता है तो वह पानी पीने के लिए रुक जाता है। यहाँ कुछ देर आराम करने के बाद वह फिर से अपनी यात्रा शुरू करता है। काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद उसे अचानक रुकना पड़ता है क्योंकि उसकी साइकिल का एक टायर फट जाता है। वह अभी साइकिल की जांच ही कर रहा था कि अचानक पीछे से एक कार तेजी से आती है और उसे टक्कर मार देती है। ये वही कार थी जो हमने जनरल स्टोर के बाहर देखी थी, और जो लड़की कार से बाहर आती है वह भी वही थी जिसे हमने जनरल स्टोर में देखा था। बेनी को इस हालत में बेहोश देखकर वह लड़की डर जाती है। वह पहले अपने कान से उसकी धड़कनें सुनती है और जब उसे यकीन हो जाता है कि बेनी जिंदा है तो वह उसे अपनी कार में डालती है और वहां से लेकर निकल जाती है। काफी दूर जाने के बाद एक झोपड़ी दिखाई देती है। यह इलाका बिल्कुल सुनसान था। जब वो लड़की उस झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक देती है तो अंदर से कोई जवाब नहीं आता। वो खिड़की से अंदर झांकती है, हर तरफ से देखने की कोशिश करती है। जब उसे यकीन हो जाता है कि इस समय अंदर कोई नहीं है तो वो खिड़की तोड़कर अंदर चली जाती है। झोपड़ी के अंदर हर चीज पर बहुत ज्यादा धूल जमी हुई थी। इससे साफ पता चल रहा था कि इस जगह के रहने वाले लोग काफी समय से यहाँ नहीं आए हैं और मुमकिन है कि अब कभी आए भी ना। अब सीन थोड़ा आगे बढ़ता है। जब बेनी को होश आता है तो वो उसी झोपड़ी के अंदर होता है। उसका बाजू और सिर बुरी तरह जख्मी थे और सिर में इतनी तेज दर्द हो रही थी कि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसे यह भी याद नहीं था कि उसके साथ आखिरी बार क्या हुआ था और वो यहाँ तक कैसे पहुंचा। जब बेनी को होश आता है तो वही लड़की जिसकी वजह से बेनी का एक्सीडेंट हुआ था उसके पास आ जाती है। कुछ देर बात करने के बाद लड़की को एहसास होता है कि बेनी को एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं है, इसलिए वो खुद भी सच्चाई नहीं बताती। जब बेनी उससे पूछता है मैं यहाँ कैसे आया, तो वह लड़की झूठ बोलती है कि मुझे तुम रास्ते में बेहोश पड़े मिले थे तो मैं तुम्हें उठाकर अपने अंकल की इस झोपड़ी में ले आई। अब बेनी उससे कहता है तुम्हें एम्बुलेंस बुलानी चाहिए थी, देखो मेरा हाथ कितना ज्यादा जख्मी हो गया है। यह सुनकर वो लड़की मना कर देती है और कहती है हम इस वक्त क्रो वैली के अंदर है और क्रो वैली के आसपास कहीं भी कोई मोबाइल सर्विस या सुविधा मौजूद नहीं है। बेनी को बहुत तेज दर्द हो रहा था, इसलिए वह उस लड़की से मदद मांगता है। हालांकि वह लड़की कोई डॉक्टर नहीं थी, लेकिन बेनी की बातों को सुनकर उसने बेनी का हाथ पकड़ा और उसका टूटा हुआ हिस्सा बांधना शुरू किया। फिर उसके जख्मों की मरहम पट्टी करने लगी। इसके बाद वह लड़की रसोई किचन की तरफ जाती है। वह बहुत घबराई हुई थी। उसके दिमाग में रहस्यमयी आवाजें गूंज रही थीं और अचानक पूरा सीन फ्लैशबैक में चला जाता है, जहां हम देखते हैं कि वह लड़की अपनी माँ से बहस कर रही है। अपनी माँ की बातों से थक कर वह खिड़की के पास जाती है और खिड़की के उस पार उसे, जिसे देखकर वह और भी ज्यादा डर जाती है। खैर, अब सीन वापस वर्तमान में आ जाता है और वह लड़की खाना बनाना शुरू कर देती है। इसी दौरान बेनी वहां आ जाता है और पहली बार उस लड़की से उसका नाम पूछता है। तब वह लड़की अपना नाम ग्रेटा बताती है। बेनी ग्रेटा के सामने थोड़ा शर्मिंदा महसूस करता है क्योंकि ग्रेटा उसके लिए बहुत कुछ कर रही थी, लेकिन ग्रेटा कहती है कोई बात नहीं, ये सब मेरी मर्जी से है। वह उसे खाना भी परोस देती है। अब खाना खाने के बाद बेनी ग्रेटा से कहता है कि उसे हॉस्पिटल जाना है, तो ग्रेटा जवाब देती है कि हॉस्पिटल बहुत दूर है और मेरी अपनी कोई कार भी नहीं है। मैंने भी किसी की मदद लेकर तुम्हें यहाँ लाया था। दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि अचानक ग्रेटा को फिर से अपना अतीत याद आने लगता है, क्योंकि वह डिप्रेशन की मरीज है। वह अपनी डिप्रेशन की दवाइयाँ भी नहीं लेती और उसे हमेशा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, उसके पीछे कोई भूत है। इस रहस्यमयी आत्मा की आवाजें, लेकिन ये आवाजें रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। खैर, सुबह होते ही हम देखते हैं कि बेनी खुद की मदद करने के लिए बाहर निकल गया है। उसे उम्मीद थी कि या तो पास में कोई क्लिनिक मिल जाएगा जहां वह अपना इलाज करवा सके, या फिर उसे कहीं से कोई सवारी मिल जाएगी। वह बहुत दूर तक चल चुका था और थक गया था,
लेकिन ना तो उसे कोई क्लिनिक मिला और ना ही कोई सवारी। वह सिर्फ एक पेड़ के पास सांस लेने के लिए रुका ही था कि उसे जंगल के अंदर दूर एक कार दिखाई दी। जब वह पास जाकर देखता है तो वाकई वहां एक कार खड़ी थी। वह तुरंत दौड़ता हुआ ग्रेटा को इसके बारे में बताता है। ग्रेटा भी उस कार को देखती है। हालांकि हम जानते हैं कि यह कार ग्रेटा की ही है, लेकिन वह बेनी के सामने ऐसा दिखाती है जैसे उसने ये कार पहली बार देखी हो। वह भी हैरानी जताती है जैसे उसे इस कार के बारे में कुछ पता ही नहीं। लेकिन अब बेनी को ग्रेटा के बर्ताव से शक होने लगता है कि ग्रेटा उससे झूठ बोल रही है और ये कार उसी की है। ग्रेटा को भी महसूस होता है कि बेनी को अब उस पर शक होने लगा है, इसलिए वह तुरंत घर की ओर लौट जाती है। ग्रेटा, जो इस समय जंगल में अपने दिमाग की आवाजों को काबू में करने गई थी, उसे फिर से बेनी कार की तरफ जाते हुए दिखाई देता है। वह समझ नहीं पा रही थी कि बेनी वहां क्यों जा रहा है। जब वह जल्दी से वापस घर आती है तो देखती है कि उसका पूरा कमरा बिखरा पड़ा है और जहां उसने कार की चाबियां रखी थी वह जगह खाली है और चाबियां भी गायब है। यह देखकर उसका गुस्सा और बढ़ जाता है और दिमाग में गूंजती आवाजें उसे कुछ गलत करने के लिए उकसाने लगती है। वह अलमारी से एक बेसबॉल बैट निकालती है और बेनी के पीछे निकल पड़ती है। अब ग्रेटा बेनी के ठीक पीछे पहुंच चुकी थी। इससे पहले कि बेनी कार स्टार्ट करके वहां से भाग पाता, ग्रेटा उसे कार से दूर हटने को कहती है, लेकिन बेनी उसकी धमकी को गंभीरता से नहीं लेता। वह ग्रेटा से कुछ कहने ही वाला होता है कि ग्रेटा बेसबॉल बैट को जोर से उसके सिर पर मारती है और उसे बेहोश कर देती है। अब वह बेनी को घसीटकर फिर से घर के अंदर ले आती है। रसोई के फर्श पर एक चादर बिछाकर वह बेनी को एक कुर्सी पर बैठाती है और उसे अच्छी तरह टेप से। जब बेनी को होश आता है तो वह हैरान रह जाता है कि इतनी कम उम्र की एक लड़की उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। वह ग्रेटा से कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे पीछे पड़ी हो? मुझे छोड़ दो। तुम्हें जो चाहिए मैं देने को तैयार हूं। जितने पैसे चाहिए मांग लो। इस समय ग्रेटा पूरी तरह से अपने दिमाग की आवाजों के कब्जे में थी। वह बेनी की एक नहीं सुनती और एक हथौड़ा उठाकर उसे धमकाते हुए कहती है, अपना असली नाम बताओ वरना मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। बेनी डरते हुए अपना असली नाम बताता है कि उसका नाम डेविड है। जैसे ही ग्रेटा डेविड नाम सुनती है, उसके दिमाग में गूंज रही आवाजें और ज्यादा तेज हो जाती है। अब वे आवाजें ग्रेटा को पूरी तरह पागल कर चुकी थी। उन आवाजों के असर में आकर वह अचानक डेविड के हाथ पर हथौड़ा मार देती है और उसका हाथ बुरी तरह जख्मी कर देती है। डेविड की जोरदार चीख के साथ ग्रेटा के दिमाग की आवाजें भी एकदम रुक जाती है और ग्रेटा को दोबारा होश आ जाता है। होश में आने पर उसे एहसास होता है कि उसे बाहर से एक ट्रक की आवाज सुनाई देती है जो उनके घर की ओर आ रहा होता है। असल में वह इस घर का असली मालिक था। जब ग्रेटा उनसे मिलने बाहर जाती है तो वह आदमी उससे पूछता है, तुम कौन हो? ग्रेटा मासूमियत से जवाब देती है, मैं यहां से गुजर रही थी। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मजबूरी में मुझे यहां रुकना पड़ा। अब उस आदमी को अंदर जाने से रोकने के लिए वह उससे पूछती है, क्या आप मुझे थोड़ी दूर के लिए लिफ्ट दे सकते हैं? लेकिन वह आदमी ग्रेटा को कोई जवाब नहीं देता और जब वह उसके कपड़ों पर खून के धब्बे देखता है तो उसे शक हो जाता है कि घर के अंदर जरूर कुछ गड़बड़ हो रही है। इसलिए वह ग्रेटा को एक तरफ धक्का देता है और जल्दी से घर के अंदर चला जाता है। जैसे ही वह रसोई की तरफ बढ़ता है जहां डेविड बंधा हुआ था, ग्रेटा नीचे पड़ा बेसबॉल बैट उठाती है और एक जोरदार वार करती है, जिससे वह बूढ़ा आदमी बेहोश होकर गिर पड़ता है। इस बार बहुत ज्यादा खून बह रहा था। उसने बहुत जोर से मारा था। इतना खून देखकर जब ग्रेटा को होश आता है तो ग्रेटा तुरंत डेविड को पकड़ने के लिए कार की तरफ दौड़ती है, क्योंकि उसे पता था कि डेविड अब कार लेकर भागने की कोशिश करेगा। उधर डेविड को भी जंगल में दौड़ती हुई आवाजें सुनाई देती हैं, तो वह तेजी से कार से बाहर निकलकर छिप जाता है। अब ग्रेटा पूरी कोशिश में लगी थी कि डेविड को ढूंढकर उसे मार डाले, लेकिन डेविड इस समय एक पेड़ के तने के नीचे छिपा हुआ था। ग्रेटा उसके बहुत पास से गुजरी, लेकिन उसे जरा भी शक नहीं हुआ कि डेविड वहीं है। उधर डेविड बहुत गहरे सदमे में था और उसे वो सब कुछ याद आ रहा था जो उसने कुछ साल पहले किया था। एक बार जब वह नशे की हालत में क्रो वैली से गुजर रहा था तो उसने ग्रेटा की बहन को, जो साइकिल चला रही थी, हादसे का शिकार बना दिया था। वह मदद के इरादे से कार से उतरा भी था, लेकिन उसने देखा कि ग्रेटा की बहन बेहोश थी। उसकी नब्ज चल रही थी, वह जिंदा थी, लेकिन डेविड में हिम्मत नहीं थी कि वह उसकी मदद करे। पुलिस से डरकर वह वापस अपनी कार में बैठा और वहां से भाग गया। आज भी उसे उस हादसे पर बहुत शर्मिंदा महसूस हो रही थी। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा। जब डेविड को यकीन हो गया कि ग्रेटा अब वहां से जा चुकी है तो वह पेड़ के नीचे से बाहर निकल आता है। उसे याद आता है कि घर का मालिक एक ट्रक में आया था। अब वह प्लान बनाता है कि उसी ट्रक से यहां से भाग जाएगा। जैसे ही वह घर पहुंचता है और ट्रक की चाबियां ढूंढने लगता है
अचानक ग्रेटा डेविड के सामने आ जाती है। उस मालिक के ट्रक की चाबियां एक चाकू पर लटक रही होती हैं, लेकिन डेविड तय कर लेता है कि अब वह हिम्मत करेगा और किसी भी तरह वो चाबियां ले लेगा। जैसे ही वह खड़ा होता है, ग्रेटा चाबियां एक तरफ फेंककर उस पर चाकू से हमला करने की कोशिश करती है। ग्रेटा और डेविड दोनों नीचे गिर जाते हैं। ग्रेटा पूरी ताकत से डेविड को मारने की कोशिश कर रही थी, जबकि डेविड अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। इसी संघर्ष के दौरान डेविड को ग्रेटा पर पूरी तरह से काबू मिल जाता है। वह ग्रेटा के हाथ से चाकू छीनना चाहता था, लेकिन ग्रेटा जबरदस्ती चाकू को उसके पेट की तरफ धकेल रही थी। इसी छीना झपटी में चाकू उल्टा ग्रेटा के ही पेट में घुस जाता है और वही उसकी मौत हो जाती है। डेविड तुरंत वह ट्रक लेकर यहां से निकलने ही वाला था कि अचानक उसे एहसास हुआ कि हो सकता है ग्रेटा अभी जिंदा हो। वह अपनी पिछली गलती को दोहराना नहीं चाहता था। इस बार वह नहीं चाहता था कि कोई मासूम उसकी वजह से मर जाए, इसीलिए वह वापस घर लौट आता है ताकि ग्रेटा की मदद कर सके। जैसे ही वह घर पहुंचता है, वह उसकी नब्ज चेक करता है। ग्रेटा अब भी जिंदा थी। वह एक कपड़े पर उसे लिटाकर घसीटते हुए कार तक लाता है। डेविड चाहता था कि वह उसे जल्द से जल्द अस्पताल ले जाए। आधी यात्रा पूरी हो ही चुकी थी कि अचानक ग्रेटा को होश आ जाता है। होश में आते ही ग्रेटा अपने पेट से चाकू निकाल लेती है और खून की धारें बहने लगती है। खून रोकने के लिए डेविड कार रोकता है और ग्रेटा की मदद करता है, लेकिन अब कुछ भी काम नहीं आ रहा था। ज्यादा खून बह जाने की वजह से